नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। अभी यूपीएससी ने एक एडवर्टाइजमेंट 2 दिनों पहले निकाला और फिर उस एडवर्टाइजमेंट को वापस ले लिया गया सरकार के आदेशानुसार। एडवर्टाइजमेंट में ये था कि एक लेटरल एंट्री होगी ज्वाइंट सेक्रेटरी के 10 पदों पर और 35 पद जिसमें डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी आते हैं, इन पदों पर नियुक्ति होगी। यानी कुल मिला के 45 नियुक्तियां मार्केट से, प्राइवेट सेक्टर से लेटरल एंट्री के रूप में होंगी। इस पर हल्ला हुआ, स्वाभाविक है, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। आरक्षण को लेकर के राजनीतिक दल और रूलिंग पार्टी ये सभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब किस वजह से आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है हमें तो पता नहीं है, परंतु अपोजिशन ने सवाल उठाना शुरू कर दिए और यहाँ तक बात आई कि संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि संविधान में ही पब्लिक पोस्ट्स का जिक्र है, पब्लिक अपॉइंटमेंट्स का जिक्र है और यह प्राइवेट सेक्टर से कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट 3-3 साल के लिए करने की योजना यूपीएससी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही थी। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, इसके पहले संभवतः 4 बार हो चुका है, ये 5वां बार था। 2018 में लेटरल एंट्री की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, परंतु सरकार ने उन विवादों पर कान नहीं दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने इस विवाद को पर कान दिया। और यही नहीं, सरकार जो चल रही है उसके कुछ एलाइज, क्योंकि ये तो एनडीए की सरकार है, मतलब ये तो मिली जुली सरकार है, उसके कुछ एलाइज ने जो आरक्षण को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग रहते हैं, उन्होंने सवाल उठाया और संबंधित सरकार में सवाल उठे होंगे, इसे वापस दिया। लेकिन वापस लेने के लिए जो पत्र भेजा गया यूपीएससी में, वो हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा विचित्र लगा, क्योंकि आमतौर से डीओपीटी, जो भारत सरकार का डीओपीटी होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी पोस्ट थी, तो डीओपीटी ने जो रिक्वेशन भेजा होगा, कायदे से डीओपीटी की ओर से रिक्वेशन जाना चाहिए था, परंतु डीओपीटी के जो एमओएस है उन्होंने भेजा और उन्होंने पिछली सरकारों की लानत मलामत करते हुए भेजा, ये कहते हुए कि पहले भी ये सोच थी, हमने जमीन पर उतारा और पहले बिल्कुल कुछ किए गए थे जो बेईमानी की गई थी, फेवरेटिज्म किया गया था, बेईमानी मतलब फेवरेटिज्म किया गया था, लेकिन अब हमने शुरू किया है तो इसको लेकर के अनावश्यक रूप से हंगामा मचाया जा रहा है। और हमारी सरकार, खास करके उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का नाम लिया कि वे बड़े सजग हैं सोशल इक्विटी के मामले को लेकर के। हालांकि नहीं बताया कि फिर ये सजगता जब पहली बार एडवर्टीजमेंट के लिए रिक्वेशन भेजा गया तो क्यों नहीं दिखाई गई थी। खैर, ये राजनीतिक लोगों के नफा नुकसान की बात है। ये भी बात आई कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने स्पेशलाइज्ड पदों के लिए लेटरल एंट्री की वकालत की थी। हालांकि 2014 तक वो एंट्री उस तरीके से नहीं हो पाई। हाँ, कुछ ऐसे इमिनेंट लोगों की नियुक्तियां हुई थी, जैसे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जैसे विजय केलकर, ये दोनों फाइनेंस सेक्रेटरी सीधे बने थे और बाद में मोंटेक सिंह अहलूवालिया तो प्लानिंग कमीशन में भी आए थे। विजय केलकर 1999 में जब अटल जी की सरकार थी उस समय लाए गए थे, बट 1 साल तक रहे। और यह दोनों अत्यंत ही मेधावी इमिनेंट इकोनॉमिस्ट के रूप में दुनिया भर में जाने जाते रहे हैं। ये एक सामान्य नहीं कि प्राइवेट सेक्टर से किसी को उठा करके आपने भर्ती कर लिया, ऐसा नहीं था। खैर, राजनीतिक जो नफे नुकसान की बात इसके आधार पर एडवर्टीजमेंट दिया गया, हटाया गया, उससे परे हट करके थोड़ा हम आपसे बात करना चाहते हैं। गवर्नेंस को जानने के कारण, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर जो गवर्नेंस होता है उसको जानने के कारण बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। एडवर्टीजमेंट मैंने भी पढ़ा और उसमें था कि केवल केवल प्राइवेट सेक्टर के लोग अप्लाई कर सकते हैं और आरक्षण का प्रावधान नहीं था, एज यूजुअल जैसा होता है। और ये कहा गया कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी 10 अपॉइंट हो रहे हैं या जो बाकी 35 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहे हैं, ये स्पेशलाइज्ड पदों के विरुद्ध हो रहे हैं। शायद एकल पद उन्हें घोषित कर दिया गया होगा और इसका मतलब ये हुआ कि सरकार में स्पेशलिस्ट की कमी है। जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में बिल्कुल फालतू लोग आ रहे हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या पॉलिसी मेकिंग में ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते जो प्राइवेट सेक्टर से आया हुआ व्यक्ति ही कर सकता हो। थोड़ा समझें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में या ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में,
और यूपीएससी के द्वारा जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है उसके बारे में, सेंट्रल सर्विसेज के बारे में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में, मेडिकल सर्विसेज के बारे में, ये सारे के सारे कैडर हैं और वैज्ञानिकों का कैडर है, बहुत सारे वैज्ञानिक जो है लिए जाते हैं। परीक्षा होती है, खास करके जो यूपीएससी सेंट्रल सर्विसेज और इंडियन सर्विसेज के लिए परीक्षाएं लेता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए परीक्षाएं लेता है, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए परीक्षाएं लेता है, रिटन टेस्ट होते हैं, मेडिकल के लिए रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होते हैं और इसके माध्यम से एक रिगरस प्रोसेस के माध्यम से लोग अपॉइंट किए जाते हैं। जहाँ तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या बाकी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनका सवाल है, तो नीचे से उनको अनुभव मिलता है, विभिन्न तरह के पोस्टिंग्स में उनको अनुभव मिलता है और वे पब्लिक पॉलिसी के बारे में धीरे धीरे चीज़ों की समझ रखने लगते हैं और कोई पॉलिसी अगर आप डिसीजन लेते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के भी इश्यूज क्या हो सकते हैं, ये बात लोग समझते हैं। सेंट्रल सर्विसेज में भी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं, टैक्सेशन से लेकर के, रेलवे से लेकर के, पोस्ट एंड टेलीग्राफ से लेकर के तमाम तरह की सर्विसेज हैं और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं वो तो तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो वर्क्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो काम होते हैं उन्हें वही संभालते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे जगहों से एडवाइजर्स भी आते हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर से भी शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल में मैं जानता हूँ कि पब्लिक सेक्टर कोल इंडिया से एडवाइजर्स लिए जाते हैं। मैं खुद एल्यूमिनियम सेक्टर देखता था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में और मैंने देखा था कि इंडस्ट्रियल एडवाइज़र हैं, उनकी भी कोई सर्विस हुआ करती थी। लॉ के लोग हैं, तमाम हैं स्पेशलिस्ट जो सरकारी सेवाओं में हैं। इसलिए सवाल पैदा होता है कि जब आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जब पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में आप कहते हैं कि हम केवल प्राइवेट सेक्टर को लेना चाहते हैं, इसके मायने क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में ही इफिशिएंट लोग भरे पड़े हैं, प्रोफेशनल लोग भरे पड़े हैं। अगर वास्तव में हमें किसी खास पद के लिए एक विशेषज्ञता की आवश्यकता है तो हम इसे ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर से आए, पब्लिक सेक्टर से आए वेरियस जो कैडर्स है उनसे हमें बाकायदा उनका इंटरव्यू हो या उनका रिटन टेस्ट हो और देखा जाए कॉम्पिटेंट कौन है। अगर उस यार्ड स्टिक पे जो उस स्पेशल पदों के लिए हम मान रहे हैं, सरकार मान रही है, जो भी क्वालिफाई करे, सर्टन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उसमें दिया गया, 15 साल के अनुभव पे प्राइवेट सेक्टर का आदमी ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए आवेदन दे सकता है, तो आईएएस का आदमी भी दे सकता है। और हम लोगों ने देखा है कि आईएएस अब केवल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ नहीं रह गई और ऐसा नहीं कि सारे पद ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके बिलो वाले वो केवल आईएएस के लिए, वो सेंट्रल सर्विसेज के लिए भी ऐसे ही हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के दूसरों के लिए भी ऐसे ही हैं और उसी से वो आगे बढ़ते हैं। और अब हो रहा है कि लोग डोमेन एक्सपर्ट होने लगे हैं। हम जिस समय सेवा में आए थे उस समय उस तरीके से डोमेन एक्सपर्टीज़ का कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट विकसित नहीं हुआ था। अब तो बाकायदा लोग इकोनॉमिक्स से कोर्सेज कर ले रहे हैं। कोलंबो प्लान पहले हुआ करता था, अब विदेशों में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, काम के दौरान चीज़ों को सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक पब्लिक पर्सपेक्टिव बना हुआ है और पब्लिक पर्सपेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग के सिद्धांत पर नहीं चलता जो प्राइवेट सेक्टर चलता है। इसलिए जो पर्सपेक्टिव है इन पब्लिक सर्विसेज का वो पीपल ओरिएंटेड होगा, वो देश के भलाई के लिए होगा। मैं नहीं कह सकता कि प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें सिखाई जाती होंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रॉफिट मोटिव से चलता है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जो प्राइवेट सेक्टर का है तो आपकी पहचान और आपका जो इवैल्यूएशन इसी आधार पर होता है कि आपने कंपनी को कितना मुनाफा दिलवाया। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट में इनएफिशिएंसी हो सकती है, बट हम नहीं कह सकते कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जा सकता कि इस इनएफिशिएंसी को दूर करे। प्रोफेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा है गवर्नमेंट में भी। चाहे पावर सेक्टर में मैंने देखा कि जो आईएएस के लोग सेक्रेटरी बनते हैं वे इतना चीज़ों को समझने लगते हैं, सीख लेते हैं प्रोसेस में, प्रक्रिया में, कि वे किसी भी टेक्नोक्रेट से कम नहीं होते। और वैसे भी अगर मान लिया जाए कि कोई पॉलिसी बनानी हो तो ब्रॉडर कंसल्टेशन होता है, एडवाइजर्स होते हैं मिनिस्ट्रीज में और एडवाइजर्स डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे राय ली जाती है, पूछा जाता है, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होती है और तब जा करके चीज़ें आती हैं। हम संघ स्टेट में जब हम हेल्थ में थे तो हम लोग कोई पॉलिसी बना रहे थे या हम लेबर में थे तो पॉलिसी बना रहे थे तो बाकायदा कंसल्टेशन होता था स्टेक होल्डर्स के साथ। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं, दिमाग में कुछ आया और खट से फाइल में लिख दिया और उसी के आधार पर पॉलिसी बन गई। अब जानते हैं जो पावर मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर इसके पहले कौन थे? आर.के. सिंह थे। बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, बड़े ही प्रभावी माने जाते,
प्रोफेशनल माने जाते। वो यहाँ पे होम सेक्रेटरी थी स्टेट में भी, और दिल्ली में भी यूनियन होम सेक्रेटरी थे, डिफेंस में भी रह चुके थे। लेकिन पावर के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसका लोहा सभी मानते हैं, भले इस बार चुनाव हार गए लेकिन मानते हैं। आप देखें कि जयशंकर जो फॉरेन सर्विस के हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर है, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन से बेहतर कर रहे हैं। अब वहां पे किसी प्राइवेट सेक्टर को बैठा दीजिए तो उनके जैसा तो काम नहीं कर पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो विभिन्न कैडर हैं सरकार के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जिनकी नियुक्ति होती है, वे इतने बेकार हो गए हैं कि अब केवल प्राइवेट सेक्टर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक सज्जन है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, जूनियर ऑफिसर थे, रिटायरमेंट नहीं हुए, उन्होंने बीआरएस ले लिया, प्राइवेट सेक्टर में चले गए और वहां से उनको रेल मंत्री बनाया गया। आईएएस में थे, वो कहते हैं आईएएस में थे, परंतु वो जूनियर ऑफिसर थे, उनका जो भी एक्सपोजर रहा होगा प्राइवेट सेक्टर का रहा होगा, लेकिन रेलों में इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आरके सिंह ने जो पावर में किया, जो जयशंकर कर रहे हैं, ये जो माननीय रेल मंत्री, उनको तो लोग रेल मंत्री कहता है। और उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने तो सबसे पहले इस आइडिया को मूव किया। अरे यार, मूव किया, लेकिन तरीका भी तो सही होना चाहिए। आप केवल प्राइवेट सेक्टर क्यों बोल रहे हो? आप जो टैलेंट है, जैसा मैंने कहा, पब्लिक सेक्टर में हंट करो, गवर्नमेंट साइड में हंट करो, लोगों को अलाउ करो कि ठीक है आप अप्लाई कीजिए। अब केवल आपने एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी, केवल प्राइवेट सेक्टर से ही आना चाहिए, जैसे उनमें सुरखाब के पर लगे हुए। ऐसा नहीं होता। अगर हमें टैलेंट हंट करना है तो ब्रॉडर मार्केट से हंट करना चाहिए। बहुत सारे आईएएस में से लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आईपीएस में लोग हैं, बहुत सारे सेंट्रल सर्विसेज में लोग हैं जो कम एज में ही, कम अनुभव में ही काफ़ी ज़्यादा डोमेन नॉलेज रखते हैं। उनको मौका दो, एग्जामिनेशन को बताएंगे, 3 साल के बाद वापस चले जाएंगे, अपने कैडर में जाएंगे, वहाँ जो उनको पद मिलेगा करेंगे। लेकिन ये मानते हुए कि नहीं, केवल प्राइवेट सेक्टर से ही हम लेंगे इस पदों का नाम रखेंगे स्पेशलिस्ट के पद, और उनको हमने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में डाला, उनमें से एडवाइजर बना सकते हैं, लेकिन आप डालते हैं। इकोनॉमिक सर्विस के लोग तमाम अच्छे जगहों पे इकोनॉमिक एडवाइजरी के रूप में जाते हैं, बावजूद इसके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हम एकेडमिया से लेते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर भी हम कई बार एकेडमिया से लेते हैं, राजन का नाम, उसके बाद वाले भी जो सज्जन आए थे, हम सब जानते हैं। केलकर मैंने कहा ही, मोहनटेक सिंह अहलुवालिया कहा ही मैंने। तो इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो लेटरल एंट्री का मामला है, इसे केवल राजनीतिक मतलब ये पॉइंट स्कोरिंग के रूप में नहीं, दांव पेच में नहीं उलझाना चाहिए। इस पर बैठ करके सरकार को स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके चीज़ें तय करनी चाहिए। पता नहीं जो सरकार को एडवाइस दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के लोग, वो कितना सही दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हम नहीं जानते, दे भी पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। परंतु यह गंभीर मामला है, इस गंभीर मामले को जितनी गंभीरता की आवश्यकता है उसके आधार पर देखा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।